गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे हैं। तो लास्ट क्लास में हमने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की बात की थी। इससे पहले बताया था सिक्योरिटी एनालिसिस। दो भाग बताए थे इस चैप्टर के, सिक्योरिटी एनालिसिस और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। इसके बारे में बताया था दो सिक्योरिटी एनालिसिस के बारे में कि ये फाइंड आउट करना एक सिक्योरिटी का प्राइस कितना होना चाहिए, सिक्योरिटी एनालिसिस कहलाता है। और इसमें दो प्रकार की हमारी एनालिसिस है, एक को हम फंडामेंटल बोलते हैं और एक को हम टेक्निकल बोलते हैं। जहां तक फंडामेंटल का सवाल है तो इसमें तीन प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ता है। पहली होती है इकोनॉमिक एनालिसिस, फिर होती है इंडस्ट्री एनालिसिस और फिर होती है कंपनी एनालिसिस। पहले इकोनॉमी आइडेंटिफाई की जाती है, कौन सी इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म करेगी। फिर उस इकोनॉमी में भी ढेरों इंडस्ट्री हैं, उनमें से अच्छी इंडस्ट्री चूज करनी पड़ती है। उसके बाद उस इंडस्ट्री में भी कंपनियां सेलेक्ट करनी पड़ती हैं, कौन सी कंपनी अच्छी होगी, बेटर परफॉर्म करेगी। टेक्निकल एनालिसिस का जहां तक सवाल है तो वो प्राइस और वॉल्यूम को स्टडी किया जाता है और उसके बेस पे बताया जाता है कि फ्यूचर में क्या रेट इसका रहेगा, ये घटेगा या बढ़ेगा, वो सिर्फ किसके बेस पे है, प्राइस और वॉल्यूम के बेस पे है, जिसे हम टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं। और ये चार्ट पैटर्न की मदद से की जाती है कि एक शेयर की मूवमेंट कैसी है। इस एनालिसिस के हिसाब से हम ये कहते हैं कि प्योर रैंडम मूवमेंट नहीं होती है, कुछ ना कुछ दोस्त प्राइस और वॉल्यूम में रिलेशनशिप है और उसी रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करके हम चेक करते हैं कहां जाके ये शेयर ऊपर जाके रुकेगा, नीचे कितना नीचे जाके रुकेगा। तो वो प्राइस वॉल्यूम स्टडी है जिससे ये पता किया जाता है। इस बारे में हम और डिटेल में चर्चा करेंगे लेटर ऑन। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो का मतलब है कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर सिक्योरिटीज। आपके पोर्टफोलियो में एक या एक से ज्यादा सिक्योरिटी हो सकती है। सिक्योरिटी का मतलब क्या है? सिक्योरिटी का मतलब होता है इक्विटी शेयर, बॉन्ड, डिवेंचर और गोल्ड। कोई भी ऐसी चीज जो आपने इस इरादे से खरीदी है कि उसमें आपको कैपिटल एप्रिसिएशन मिले, उसे रखने से आपको डिविडेंड मिले, उसे रखने से आपको इंटरेस्ट मिले, रेंट मिले या कोई और इनकम आए, तो वो चीज इन्वेस्टमेंट कहलाती है और उन सबको मैनेज करना ही पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कहलाता है। चलो दोस्त, जहां तक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का सवाल है तो हमने दोस्त बात की आगे फिर कि हम रिटर्न कैसे निकालते हैं, हमारे शेयर से पोर्टफोलियो से कितने रिटर्न आए। तो रिटर्न का तरीका है दोस्त, हमें डिविडेंड कितना मिला और कैपिटल गेन कितना मिला, दोनों का सम कर लीजिए, डिवाइडेड बाय इनिशियल प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100, यानी गेन डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट इनटू 100। ये तरीका है हमारा पोर्टफोलियो के रिटर्न निकालने का, किसी शेयर के रिटर्न निकालने का तरीका है। उसके बाद हमने कहा रिस्क क्या है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में टू कोर कॉन्सेप्ट हैं, पहला रिस्क और दूसरा रिटर्न। रिस्क कम से कम, रिटर्न ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। ये दो कोर प्रिंसिपल होता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के, हालांकि और भी हैं इसके अलावा, बट कोर प्रिंसिपल दो हैं, रिस्क मिनिमाइजेशन, रिटर्न मैक्सिमाइजेशन। तो हम रिस्क किसे बोलते हैं? रिस्क मतलब होता है वेरिएशन, यानी उतार चढ़ाव। जितना हम सोचते हैं उतना ना आए, ऐसा भी हो सकता है। तो उसके क्या दोस्त चांस हैं कि वो उतना नहीं आएगा, जितना हमने एंटिसिपेट किया है, एक्सपेक्ट किया है, उससे कितना ज्यादा या कम हो सकता है, वो रिस्क कहलाता है। और रिस्क को मेजर हम करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन से। इसका भी फॉर्मूला बताया था कि जब आपको फ्यूचर डेटा दिया गया हो तब क्या, पास्ट डेटा दिया गया हो तब क्या। x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर समेशन डिवाइडेड बाय n और उसका अंडर रूट, ये फॉर्मूला है पास्ट डेटा का। x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर इंटू पी आई और उसका सम और उसका अंडर रूट, ये फॉर्मूला है फ्यूचर डेटा का। तो हमने दोस्त रिटर्न पढ़ा, रिस्क पढ़ा। रिटर्न निकालना बड़ा आसान है पास्ट डेटा से। अगर आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है तो आप सबका सम करके डिवाइडेड बाय n कर दीजिए। फ्यूचर डेटा से आपको अगर रिटर्न निकालना है तो सारे रिटर्न का सम प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके कर लीजिए। तो ये दो तरीके हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालने के। रिस्क मेजर करने का तरीका है स्टैंडर्ड डेविएशन।
फिर हमने बात की कि क्यों उतार चढ़ाव क्यों होता है, यानी रिस्क क्यों है यहाँ पे। जब भी आप शेयर में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको दोस्त उतार चढ़ाव तो फेस करने पड़ेंगे, और उसके दो कारण बताए थे। एक ऐसे जिनके वजह से शेयर बाजार में उतार चढ़ाव होगा ही होगा, जिसे हम बोलते हैं सिस्टमेटिक रिस्क। दूसरे को हम बोलते हैं अनसिस्टमेटिक रिस्क, जो किसी पर्टिकुलर कंपनी या इंडस्ट्री के लिए है वो अनसिस्टमेटिक है, और जो पूरे बाजार के लिए है वो सिस्टमेटिक है। सरकार की पॉलिसी, टैक्सेशन सिस्टम, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट का रेट, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल पॉलिसी, ये सारे फैक्टर दोस्त पूरे शेयर बाजार को अफेक्ट करते हैं। पर कुछ ऐसे भी हैं जो उस पर्टिकुलर कंपनी को ही अफेक्ट करते हैं, जिन्हें आप बिजनेस रिस्क बोलते हैं। रेवेन्यू कम आया, रेवेन्यू ज्यादा आया, या कॉस्ट बढ़ गई, या मार्जिन कम हो गए, या दोस्त कोई और समस्या जो उस पर्टिकुलर कंपनी से रिलेटेड है, मैनेजमेंट में दिक्कतें, तो वो कारण जिनकी वजह से केवल और केवल किसी पर्टिकुलर कंपनी का शेयर ऊपर नीचे होता है, उन्हें अनसिस्टमेटिक कहा जाता है। दूसरा बताया लिक्विडिटी रिस्क, जहां पे शॉर्ट टर्म ओब्लिगेशन को कंपनी अपनी पे करने में अनेबल हो, वो लिक्विडिटी रिस्क कहलाता है। ये पहला लक्षण होता है जो आगे दोस्त बड़ा होके इंसॉल्वेंसी में ले जाता है। तो तीसरा है इंसॉल्वेंसी। तो ये पर्टिकुलर कंपनी से रिलेटेड है कि वो इंसॉल्वेंट हो गई, या दोस्त उसमें लिक्विडिटी क्रंच आ गया, या उसमें कोई बिजनेस रिस्क है। जिस बिजनेस एनवायरनमेंट में वो काम करती है वो फेवरेबल नहीं है, ये पर्टिकुलर कंपनी से रिलेटेड रिस्क है। फॉर एग्जांपल टाटा मोटर्स ने एक बार प्लांट लगाया, और उसने प्लांट लगाया वेस्ट बंगाल में। उसने कहा हम गाड़ी बनाएंगे नैनो और उसे बेचेंगे इंडिया में। सबको आइडिया बहुत पसंद आया, और हुआ ये कि दोस्त जो प्लांट ऑपरेट होने वाला था उससे पहले ही वहां की पब्लिक ने ओपोज किया और प्लांट को वहां से हटवा दिया। दिस इज कंपनी स्पेसिफिक रिस्क। इसका इम्पैक्ट सिर्फ और सिर्फ टाटा मोटर के शेयर प्राइस पे पड़ा। इसका इम्पैक्ट कहीं भी नहीं पड़ा मारुति सुजुकी पे या महिंद्रा एंड महिंद्रा पे। इनफैक्ट उन्हें गेन हुआ, क्योंकि सेल किसकी हैम्पर हुई, टाटा मोटर की। तो जो व्यक्ति हो सकता था टाटा मोटर की गाड़ी खरीदने वाले थे, उन्होंने हो सकता है महिंद्रा एंड महिंद्रा की खरीदी हो या मारुति सुजुकी की खरीदी हो। तो जब भी कोई अनसिस्टमेटिक कारण होता है, उसका गेन कहीं ना कहीं दूसरे कॉम्पिटिटर को मिलता है। इसीलिए कहा जाता है कि अनसिस्टमेटिक रिस्क को टाला जा सकता है। कैसे टाला जा सकता है? डाइवर्सिफिकेशन से। क्योंकि किसी भी पर्टिकुलर कंपनी के डूबने का खतरा हमेशा बरकरार है। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि कंपनी हमेशा चलती जाएगी, ये डूबेगी नहीं। प्रैक्टिकली दोस्त कोई भी कंपनी डूब सकती है, बड़े से बड़ी कंपनी डूब सकती है। 2019 में तो कितने बड़े नाम थे दोस्त जो डूब गए, जो कभी इमेजिन नहीं किए गए थे कि ये भी डूब सकते हैं। अनिल अंबानी ग्रुप जिनमें से एक है, इतना बड़ा ग्रुप होने के बावजूद भी दोस्त इंसॉल्वेंट हो गई है कई सारी कंपनी। शेयर प्राइस दोस्त क्या कहूं मैं, सिंगल डिजिट में रह गए हैं हर अच्छी कंपनी के, उनके ग्रुप की, क्योंकि वो भी दोस्त दे आर ऑल आर अबाउट टू बी इंसॉल्वेंट। उसके अलावा दोस्त स्पाइस जेट एयरवेज, उसके अलावा यस बैंक, कितने एन नंबर ऑफ केसेस हमने देखे। DHFL जो इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, तो अगर इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी इंसॉल्वेंट हो सकती है तो कुछ नहीं कहा जा सकता। तो इसलिए इस बात की कोई गारंटी नहीं है दोस्त की कंपनी जो है वो हमेशा चलती जाएगी। रिस्क पर कंपनी बरकरार है। लेकिन दोस्त जिसने DHFL में पैसे लगाए होंगे खाली, उसके डूब गए होंगे, पर जिसने सारी हाउसिंग कंपनी में डिवाइड करके लगाए होंगे उसके नहीं डूबे होंगे, क्योंकि उसके DHFL में जरूर डूबे होंगे पर उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसे दूसरी कंपनियों में गेन मिला होगा। ये बात ऑब्वियस है, जिस व्यक्ति को हाउसिंग लोन लेना है वो कहीं ना कहीं जाएगा तो जरूर, DHFL पे नहीं जाएगा तो कहीं ना कहीं दूसरी कंपनी पे चला जाएगा। तो जो कस्टमर DHFL के पास आता वो किसी दूसरी कंपनी के पास चला गया होगा। इसलिए हम बोलते हैं अनसिस्टमेटिक रिस्क टाला जा सकता है डाइवर्सिफिकेशन से, इन्वेस्टमेंट को स्कैटर करके। अपनी इन्वेस्टमेंट को कभी भी आप एक पर्टिकुलर कंपनी में ना करें। दिस इज कॉल्ड डोंट पुट ऑल योर एग इन वन बास्केट एज पर वॉरेन बफेट रूल। तो ये वॉरेन बफेट का रूल है कि आप अपने सारे एग्स को एक बास्केट में ना रखें। उसके अलावा जब हम सिस्टमेटिक रिस्क की बात करते हैं, यू हैव टू बियर सम सॉर्ट ऑफ सिस्टमेटिक रिस्क। इसीलिए कहा जाता है कि मार्केट में आप अपने आप को कितने अच्छे से संभाल पाते हैं सिस्टमेटिक रिस्क में, वो दोस्त कला है, और उसी के लिए आपको रिवॉर्ड दिया जाता है
प्रीमियम दिया जाता है। यानी दोस्त एक ऐसी भी थ्योरी है जो ये कहती है कि अनसिस्टमेटिक रिस्क के लिए कोई प्रीमियम नहीं दिया जाता। अनसिस्टमेटिक रिस्क जो आपने लिया वो सिर्फ अपनी गलतियों की वजह से लिया, और वो गलती क्या थी कि हमने अपने सारे पैसे एक कंपनी में रख दिए। हमें अपने पैसे एक में नहीं रखने थे, सारे में स्कैटर करके लगाने थे। इसलिए कहा जाता है कि अनसिस्टमेटिक रिस्क को टाला जा सकता है और वो जीरो किया जा सकता है, और इसीलिए बाजार में कोई प्रीमियम अनसिस्टमेटिक रिस्क के लिए नहीं मिलता। सिर्फ किसे मेजर कर किया जाता है, इसीलिए सिस्टमेटिक रिस्क को। सिर्फ इसीलिए किसको रिवार्ड मिलता है, सिस्टमेटिक रिस्क का। हाउ एफिशिएंटली यू आर मैनेजिंग योर सिस्टमेटिक रिस्क, दैट इज एन आर्ट, एंड यू आर एंटाइटल्ड फॉर ए प्रीमियम टू मैनेज सिस्टमेटिक रिस्क। तो आप दोस्त एंटाइटल्ड हैं अगर आप अपने सिस्टमेटिक रिस्क को अच्छे से मेंटेन कर पाते हैं, संभाल पाते हैं। आप अगर ऐसा पोर्टफोलियो बनाते हैं, आप ऐसे शेयर सेलेक्ट करते हैं जो सरकार की पॉलिसी बदलने पे, सरकार के इनस्टेबल होने पे भी टिके रहें, ना पिटें, दैट इज डिफेंसिव पोर्टफोलियो। यानी वो जिसपे बाजार का असर लीस्ट पड़ता हो, वो पोर्टफोलियो आपको बनाना है। यानी वो आपको पोर्टफोलियो बनाना है जिसमें सिस्टमेटिक रिस्क कम हो, उसका आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा। ऐसा पोर्टफोलियो बनाने का आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा। तो बाजार में रिवॉर्ड जो दिया जाता है वो सिस्टमेटिक रिस्क बियर करने के लिए दिया जाता है, ठीक है। अनसिस्टमेटिक रिस्क के लिए कोई प्रीमियम नहीं दिया जाता। उसके बाद हमने बात की कि हम कैसे पता लगाएंगे कि एक शेयर और ऐड करने से रिस्क बढ़ा या कम हुआ। तो उसके लिए सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ता है कोवेरियंस। कोवेरियंस मतलब को मूवमेंट। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे डेटा क्या सजेस्ट करता है कि इन दो वेरिएबल की मूवमेंट पैरेलल है, यानी दोनों साथ साथ चढ़ते गिरते हैं, या अपोजिट डायरेक्शन में, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे। तो ये प्लस या माइनस की फॉर्म में देखा जाता है। ज्यादा वैल्यू का मतलब होता है दे आर हाईली क्लोजली एसोसिएटेड, मतलब उन दोनों में एक वेरिएबल में जरा सा चेंज करते ही दूसरे वेरिएबल में भी तेजी से चेंज होता है। ये हमारा कोवेरियंस कहलाता है। लीस्ट कोवेरियंस है कि एक को हिलाओ डुलाओ तो दूसरे पे कोई बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। इसकी वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में होती है, कुछ भी हो सकती है। माइनस दोस्त रिप्रेजेंट करता है नेगेटिव कोवेरियंस, यानी एक अगर ऊपर जाता है तो दूसरा नीचे जाता है, एक नीचे जाता है तो दूसरा ऊपर जाता है, तो ये नेगेटिव वेरिएंस कहा जाता है। पॉजिटिव का मतलब होता है हमेशा दोनों में मूवमेंट सेम डायरेक्शन में होती है, या तो ऊपर या नीचे। तो दोस्त ये मूवमेंट, दोनों की साथ साथ मूवमेंट, चाहे वो ऊपर हो चाहे वो नीचे हो, वो पॉजिटिव कोवेरियंस कहा जाता है। आपको कई एग्जांपल भी बताए थे पॉजिटिव कोवेरियंस के, जैसे नेस्डैक यूएस का स्टॉक एक्सचेंज और हमारा स्टॉक एक्सचेंज, दोनों में अगर खरीदारी होती है, उधर खरीदारी होती है तो इधर भी होती है, उधर बिकवाली होती है तो इधर भी होती है। तो ये एक पॉजिटिव कोवेरियंस है। हमारे देश का बाजार चलता है, वहां पे भी चलता है, वहां का चलता है, हमारा भी चलता है, वहां गिरता है, हमारा भी गिरता है। ये पॉजिटिव कोवेरियंस है। लेकिन शेयर और गोल्ड का नेगेटिव कोवेरियंस है। शेयर गिरते हैं, गोल्ड चलता है, गोल्ड गिरता है, शेयर चलते हैं। तो ये नेगेटिव कोवेरियंस है। एवरेज बेसिस पे, मैं डेली बेसिस पे बात नहीं करूंगा, हिस्टोरिक एवरेज यही सजेस्ट करते हैं। तो ये तो पॉजिटिव नेगेटिव कोवेरियंस है। आज हम एक और अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे और वो होगी हमारी चर्चा कोएफिशिएंट कोरिलेशन। कोएफिशिएंट कोरिलेशन भी कोवेरियंस की तरह ही है, लेकिन वो प्रिसाइज मेजरमेंट है। किस बात का? क्लोजनेस का। यानी क्लोजनेस को एक और तरीके से मेजर किया जाता है और उसका नाम है कोएफिशिएंट कोरिलेशन। कोएफिशिएंट कोरिलेशन, दो डेटा आपको दिए गए ए और बी, ये 5%, ये 7%, ये 8%, ये 9%। तो कोवेरियंस सिर्फ आपको ये बताएगा कि इन दोनों में को मूवमेंट कैसी है, यानी दोनों साथ साथ ऊपर नीचे होते हैं या अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट होती है, ये बताएगा कोवेरियंस। लेकिन आपको दोस्त ये पता करना है कि अगर ये 1% चेंज होता हो तो ये कितने परसेंट चेंज होता होगा? 2%, 1%, 3%, कुछ तो इसमें भी उतार चढ़ाव होता होगा, और वो किस डायरेक्शन में होता होगा। तो दोस्त वो प्रिसाइज मेजरमेंट कोएफिशिएंट कोरिलेशन कहलाती है। वो क्लोजनेस मेजरमेंट है जो एक वेरिएबल के ऊपर नीचे होने से दूसरे वेरिएबल में होती है। सर हम क्यों मेजर करना चाहते हैं? दोस्त हम इसलिए मेजर करना चाहते हैं
ताकि हमें ये पता चले कि अगर आज इंडेक्स 1% ऊपर गया है तो हमारा शेयर कितना ऊपर गया होगा, अगर आज इंडेक्स नीचे गया है तो आज हमारे पोर्टफोलियो में कितनी गिरावट रही होगी। तो किसी भी एक इंडिकेटर को देख के हम ये पता कर पाए आज हमें कितने गेन लॉस हुए होंगे, इसलिए कोएफिशिएंट कोरिलेशन कैलकुलेट किया जाता है। और भी बहुत सारी जगह हैं जहां कोएफिशिएंट कोरिलेशन कैलकुलेट किया जाता है। जैसे इससे बाहर निकल के बताता हूं आपको पता होगा जितनी भी ऑयल रिफाइनरी हैं, ऑयल रिफाइनरी वो क्या करती हैं, वो क्रूड ऑयल खरीदती हैं और इसे प्रोसेस करके पेट्रोल डीजल में कन्वर्ट करके आगे बेच देती हैं। पेट्रोल डीजल, एटीएफ, केरोसिन, बहुत सारी चीजें बनाती हैं। अब दोस्त आपको पता होगा क्रूड ऑयल इनके लिए रॉ मटेरियल है। अब ये रॉ मटेरियल ऐसा है जो दिन में कई हजार बार ऊपर नीचे होता है, यानी फ्लक्चुएट होता है डेली बेसिस पे, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। ये लो बाजार में दोस्त रोज प्राइस इसका बदलता रहता है। तो दोस्त कहीं ना कहीं ऑयल रिफाइनरी कंपनीज जो हैं इनके शेयर प्राइस पे भी असर पड़ता होगा, क्योंकि इनकी रॉ मटेरियल की कॉस्ट चेंज होगी तो इनके प्रॉफिट मार्जिन चेंज होंगे, प्रॉफिट मार्जिन चेंज होंगे तो शेयर प्राइस भी दोस्त ऊपर नीचे होता है। तो अगर मैं ये मेजर कर लूं कि कितने परसेंट ऊपर नीचे होने से क्रूड ऑयल के इनके शेयर के दाम कितने परसेंट ऊपर नीचे होते हैं, तो मुझे पता चल जाएगा कि अगर आज क्रूड 5% गिरा है तो ये शेयर कितने परसेंट गिरा होगा या चढ़ा होगा, ये पता कर पाऊंगा मैं। तो दोस्त ये रेलेवेंस है मेरे कोएफिशिएंट कोरिलेशन को कैलकुलेट करने का। किन्हीं भी दो डेटा के बीच में कैलकुलेट किया जा सकता है। यानी मैंने क्रूड का दोस्त रिटर्न निकाल लिया, रिटर्न कह सकते हो या प्राइस कह सकते हो। प्राइस अगर पता हो तो रिटर्न भी निकल जाते हैं। तो अगर आपको क्रूड के दोस्त रिटर्न पता है, शेयर के रिटर्न पता है, इस शेयर ने क्या क्या रिटर्न दिए हैं, तो आप इन दोनों के बीच में कोएफिशिएंट कोरिलेशन निकाल के ये पता कर सकते हैं कि जब जब क्रूड 1% बढ़ा था, रॉ मटेरियल जब जब 1% बढ़ा था, तब तब इनके शेयर प्राइस में कितनी मूवमेंट हुई थी, यानी तब तब यहाँ पे कितने परसेंट गेन आए थे। तो कहीं ना कहीं दोस्त दो वेरिएबल के बीच में को मूवमेंट की मेजरमेंट है एग्जैक्ट, कि एक को अगर छेड़ा जाए 1% तो दूसरे वाला कितना ऊपर नीचे होगा। दिस इज ऑल अबाउट कोएफिशिएंट कोरिलेशन। इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू माइनस से +1 होती है। -1 का मतलब होता है नेगेटिव, परफेक्टली नेगेटिव, प्लस पॉजिटिव, और 1 का मतलब होता है परफेक्टली पॉजिटिव। 1 का मतलब ये होता है कि अगर मैं पहले +1 की बात करूं, +1 का मतलब ये हुआ कि अगर एक वेरिएबल में 1% की उछाल आई है तो दूसरे में भी 1% की उछाल आई होगी। ये पॉजिटिव क्या बता रहा है, सेम डायरेक्शन मूवमेंट, और +1 बता रहा है एग्जैक्ट बराबर मूवमेंट। यानी इस ये 1% ऊपर तो ये भी 1% ऊपर, अगर ये 1% नीचे तो ये भी 1% नीचे, ये 5% ऊपर तो ये भी 5% ऊपर, ये 6% नीचे तो ये भी 6% नीचे। तो ये दोस्त +1 का रेलेवेंस है, +1 का सिग्निफिकेंस है कि अगर एक वेरिएबल में कोई भी उतार चढ़ाव होगा तो दूसरे वेरिएबल में भी उतना ही उतार चढ़ाव सेम डायरेक्शन में होगा। यानी अगर A 1% बढ़ा है तो B 1% बढ़ा होगा। ये +1 की बात है। अगर ये 15% बढ़ा है तो ये भी 15% ही बढ़ा होगा। ये +1 है। अगर ये 7% गिरा है तो ये भी 7% ही गिरा होगा। ये +1 का सिग्निफिकेंस है। -1 का क्या है, दो शेयर हैं A और B, ठीक है। माइनस मतलब अपोजिट डायरेक्शन मूवमेंट, और 1 का मतलब एग्जैक्ट इक्वल। इसका मतलब ये हुआ अगर ये 1% से बढ़ा था तो ये 1% से गिरा था। अगर ये 2% से बढ़ा था तो ये 2% से गिरा था। ये 3% से बढ़ा था तो ये 3% से गिरा था। जिस दिन ये 3% गिरा था ये 3% बढ़ा था, यानी अपोजिट डायरेक्शन मूवमेंट है। ये 4% गिरा तो ये 4% बढ़ा। ये -1 कोएफिशिएंट कोरिलेशन का सिग्निफिकेंस है कि दो वेरिएबल में जो प्रिसाइजनेस है, क्लोजनेस है, मूवमेंट की क्लोजनेस है,
वो एग्जैक्ट बराबर है लेकिन विपरीत दिशा में है, दैट इज इन अपोजिट डायरेक्शन। तो वो विपरीत दिशा में है, अपोजिट डायरेक्शन में है, बट दैट इज सेम, यानी वो बिल्कुल बराबर है। 2% इधर है तो 2% ही इधर है। तो दे आर सो क्लोजली एसोसिएटेड दैट 1% चेंज इन वन वेरिएबल विल कॉज 1% चेंज इन अनदर वेरिएबल। दैट इज द मीनिंग ऑफ कोएफिशिएंट कोरिलेशन। एक वेरिएबल में कितना चेंज दूसरे वेरिएबल में कितना चेंज लेके आएगा। तो अगर -1 है तो सेम लेके आएगा, +1 है तब भी सेम लेके आएगा, लेकिन माइनस का मतलब है अपोजिट डायरेक्शन में आएगा और प्लस का मतलब है सेम डायरेक्शन में आएगा। तो 1% चेंज किसी एक वेरिएबल में दूसरे वेरिएबल में 1% चेंज लाएगा। अगर ये -1 है तब भी और +1 है तब भी। -1 है तो अपोजिट डायरेक्शन में लाएगा, +1 है तो सेम डायरेक्शन में लाएगा। ये कोएफिशिएंट कोरिलेशन है। कैलकुलेट कैसे होता है? कोवेरियंस लास्ट क्लास में सिखाया था निकालना, COB बोलते हैं जिसे। दो वेरिएबल मान लीजिए A और B हैं, तो कोवेरियंस निकालो A और B का और उसे डिवाइड कर दो स्टैंडर्ड डेविएशन A स्टैंडर्ड डेविएशन B। ये कोएफिशिएंट कोरिलेशन कहलाता है। इसे R से भी डिनोट किया जाता है, स्मॉल r से, या हम इसे रो से भी डिनोट करते हैं। रो ऐसे बनता है। तो दोस्त स्टैंडर्ड डेविएशन ऐसे बनता है और रो ऐसे बनता है। तो दो हैं, रो से भी आप डिनोट कर सकते हो, इसे R से भी डिनोट कर सकते हो, कुछ भी दोस्त डिनोट किया जा सकता है। ये कोएफिशिएंट कोरिलेशन है। तो लिखिए दोस्त जल्दी से इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कोएफिशिएंट कोरिलेशन। कोएफिशिएंट कोरिलेशन measures relative strength between two variables और क्लोजनेस, रिलेटिव स्ट्रेंथ बोल सकते हो, क्लोजनेस बोल सकते हो, क्लोजनेस बिटवीन टू रैंडम नंबर्स। रैंडम नंबर, रैंडम डेटा बोल सकते हो, रैंडम नंबर बोल सकते हो, रैंडम सीरीज बोल सकते हो। कोई भी दो रैंडम चीजें होनी चाहिए। जैसे आपको क्रूड ऑयल और शेयर प्राइस के बारे में बताया, गोल्ड शेयर ले सकते हैं, शेयर ले सकते हैं, मार्केट ले सकते हैं, शेयर मार्केट ले सकते हैं। मतलब निफ्टी इंडेक्स और दूसरी तरफ शेयर। आप ये देख सकते हो निफ्टी में चेंज होने से शेयर में क्या चेंज होता है। तो कुछ भी दोस्त हो सकता है, या निफ्टी और नैस्डैक का ले सकते हैं। निफ्टी कितना ऊपर नीचे होता है तो नैस्डैक कितना ऊपर नीचे होता है, ये भी चेक कर सकते हैं। तो किन्हीं भी दो रैंडम डेटा के बीच में ये कैलकुलेट करना कि उनमें रिलेटिव स्ट्रेंथ कितनी है, मतलब एक को छेड़ा जाए तो दूसरे में क्या चेंजेस होते हैं। लिखिए इट्स वैल्यू लाइज बिटवीन -1 to +1। माइनस इंडिकेट्स movement in opposite direction, plus indicates movement in same direction। indicates movement in same direction, plus indicates movement in same direction। ठीक है। -1 is known as perfectly negatively correlated, +1 indicates
perfectly positively correlated +1 means 1% change in one variable will cause 1% change in same direction in another वेरिएबल। +1 बताएगा 1% चेंज करने से सेम डायरेक्शन में दूसरे वेरिएबल में चेंज होगा। -1 मीन्स 1% चेंज इन वन वेरिएबल will cause 1% change in opposite direction in another variable। Coefficient is used to measure impact of changes in one variable in another variable। and helps in constructing a portfolio of low risk if securities having negative coefficient are added in a portfolio, it will reduce risk। जैसे मैं क्या कहना चाहता हूं, शेयर है ए, अब दोस्त मैंने बी शेयर को इसमें ऐड कर लिया, तो अब मेरे पोर्टफोलियो में 2 शेयर हो गए। अब 2 बातें हैं, या तो इन दोनों में पॉजिटिव कोरिलेशन होगा या नेगेटिव कोरिलेशन होगा। पॉजिटिव का मतलब यह है अगर ए चला होगा तो बी भी चला होगा, ए गिरा होगा तो बी भी गिरा होगा। तो अगर इनमें पॉजिटिव कोरिलेशन है तो बी को ऐड करने से मेरे पोर्टफोलियो का रिस्क बढ़ जाएगा, क्योंकि ए में नुकसान होगा तो बी में भी नुकसान होगा, ए में गेन आएगा तो बी में भी गेन आएगा, तो मेरे उतार चढ़ाव डबल हो जाएंगे। पहले ए में होते थे, अब दोनों में होंगे, ए और बी दोनों में। अगर इनमें नेगेटिव कोएफिशिएंट है, कोरिलेशन है, तो फिर क्या होगा, अगर ए चला होगा तो बी गिरा होगा, ए गिरा होगा तो बी चला होगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरा ए का लॉस बी से ऑफसेट होता होगा और बी का लॉस ए से ऑफसेट होता होगा। इसलिए कोएफिशिएंट यूज किया जाता है एक पोर्टफोलियो लो रिस्क वाला कंस्ट्रक्ट करने के लिए। ठीक है।
आगे लिखिए, कैसे मेजर किया जाता है कोएफिशिएंट कोरिलेशन इज डिनोटेड बाय R, sometimes small r और रो, RHO, रो बोलते हैं इसे। तो स्मॉल r या रो से डिनोट किया जाता है। फॉर्मूला क्या है कोएफिशिएंट कोरिलेशन, हम दोस्त रो से लिखते हैं। तो रो निकालने का फॉर्मूला है कोवेरियंस A और B डिवाइडेड बाय, या x बाई बोल सकते हो, दो वेरिएबल स्टैंडर्ड डेविएशन A स्टैंडर्ड डेविएशन B, ये फॉर्मूला है इसका। कोवेरियंस का फॉर्मूला आपको पता है, पीछे स्टैंडर्ड डेविएशन A का फॉर्मूला पता है, B का फॉर्मूला पता है। तो जहां दो डेटा हों, A डेटा और B डेटा, उनके बीच में कोएफिशिएंट निकालना है मुझे, इसलिए इसका नाम ऐसे लिखा जाएगा, कोएफिशिएंट कोरिलेशन A B लिखा जाएगा। A और B के बीच में कोएफिशिएंट कोरिलेशन क्या है वो ऐसे निकाला जाएगा। एग्जाम्पल, following are returns of share X and Y for last 5 years. Year 1, 2, 3, 4, 5, 10, 12, 13, 15, 18, 23, 25, 17, 11, 14। Calculate expected return from X and Y। दूसरा risk in X and Y। तीसरा covariance between X and Y। चौथा coefficient correlation between X and Y। चार चीजें फाइंड आउट करनी है। एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होंगे एक्स वाई से, रिस्क कितना है एक्स वाई में, कोवेरियंस कितना है एक्स और वाई में।